Hello everyone. This is Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy, the premier institute for providing quality coaching to the company secretary course students. Today I am here to start with the legal aptitude and logical reasoning paper of CSAT. जो CSAT आपका कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका जो सिलेबस है उसमें 4 पेपर्स हैं. आप सब आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट. उन 4 पेपर्स में जो पेपर नंबर 2 है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट पेपर आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे. तो सबसे पहले हम उसका कोर्स कंटेंट देखते हैं कि सब इस पेपर का कोर्स कंटेंट क्या है, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द टॉपिक्स इन दिस पेपर. देखिए, द नेम ऑफ द पेपर legal aptitude and logical reasoning. That is paper number 2 of CSAT, Company Secretary Executive Entrance Test. ये जो पेपर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईसीएसआई, इसके 2 पार्ट्स हैं जो कि नाम से भी एविडेंट है, नाम से भी पता लग रहा है. वन इज लीगल एप्टीट्यूड एंड सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग. इसलिए पेपर का नाम दोनों को मिला के रखा गया है. लीगल एप्टीट्यूड पार्ट ए कह सकते हैं, पार्ट ए ऑफ द पेपर, एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट बी ऑफ द पेपर. पार्ट ए एंड पार्ट बी. लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों ही पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, बोथ द पार्ट्स, they carry the weightage of 25 marks each. 25 marks, this one also 25 marks. ओवरऑल आपको पता है 50 मार्क्स का पेपर. इनफैक्ट सीसेट में चारों पेपर 50-50 नंबर के हैं, तो ये भी 50 नंबर का टोटल 50 मार्क्स का पेपर है. एंड इसके 2 पार्ट्स हैं. पार्ट ए legal aptitude carrying a weightage of 25 marks, and part B logical reasoning again carrying a weightage of 25 marks. टोटल 50 मार्क्स का पेपर है. जो पहला पार्ट है, पार्ट है लीगल एप्टीट्यूड, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं, सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं. देखिए, पहला टॉपिक है दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इन Part A legal aptitude syllabus. Number 2, the topic is elements of general law. और जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ सेकेंड टॉपिक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मतलब इनफैक्ट 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन उन दोनों को एक जगह क्लब किया इंस्टीट्यूट ने अंडर द हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ. वैसे 2 अलग अलग टॉपिक हैं. नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन. इसमें कंपनी सेक्रेटरी जो प्रोफेशन उससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन लॉज, उन लॉज के बारे में एलिमेंट्स, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग. डिटेल में आप बहुत, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जो नेक्स्ट 2 लेवल्स हैं, तो सीसेट इज ए एंट्री टू द एग्जीक्यूटिव लेवल, और एक बार आप एग्जीक्यूटिव पास करेंगे फिर प्रोफेशनल लेवल. तो डिटेल में जितने भी लॉज आपके सिलेबस का पार्ट है वो सब एग्जीक्यूटिव लेवल और उससे भी डिटेल में प्रोफेशनल लेवल पढ़ाए जाएंगे. इसलिए अभी खाली एलिमेंट्री नॉलेज. देखिए ना, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ. अब जैसे टॉर्ट्स आपके एग्जीक्यूटिव में भी है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव में भी, लेकिन डिटेल में. कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन भी आगे के लेवल में है, बहुत डिटेल में. ठीक है, यहां खाली एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्स. एंड नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, अगेन
अब एग्जीक्यूटिव में आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, तो कंपनी लॉ पे रिलेटेड पूरा 100 नंबर का एक पेपर है, और भी इनफैक्ट पेपर जहां कंपनी लॉ का बहुत सारा चीजें वहां पे हम सिलेबस का पार्ट है। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि 25 नंबर में क्या क्या पढ़ा देंगे आप। और वन मोर टॉपिक दैट इज द लीगल रीजनिंग। तो वैसे देखा जाए 5 टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5, और वैसे देखा जाए 6 टॉपिक हुई एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ कहने के लिए। आपको एक टॉपिक के बाद इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो वो लिखा है 6 टॉपिक हुए इन लीगल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स। नाउ कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन, यहां पे 3 टॉपिक्स हैं। 1 लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 2 वर्बल रीजनिंग, एंड नंबर 3 नॉन वर्बल रीजनिंग। ये 3 टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग इन पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग, जो 25 मार्क्स का है। सॉरी, ये जो 3 टॉपिक्स हैं इन पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग, हर एक टॉपिक कई सारे सब टॉपिक में डिवाइडेड, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के 7-8 सब टॉपिक्स हैं, तो कहने के लिए 3 टॉपिक्स, लेकिन हर एक टॉपिक के नंबर ऑफ सब टॉपिक्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 7-8 सब टॉपिक हैं, ऐसे वर्बल के, ऐसे नॉन वर्बल के, तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बट ब्रॉडली 3 टॉपिक्स आर देयर, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एंड ये भी 25 मार्क्स का पोर्शन है पार्ट बी, एंड पार्ट बी का नाम लॉजिकल रीजनिंग है। अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सर, एग्जाम में जो ये 50 नंबर का पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे एंड ऑल दैट, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। ओवरऑल पेपर जैसे मैंने बताया, ओवरऑल जो पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, $50 मार्क्स का है। ये 50 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, देखिए इसमें 15 क्वेश्चंस जो आएंगे इंटू 2 मार्क्स ईच, तो कितना होगा 30 मार्क्स, और 20 क्वेश्चंस आएंगे इंटू 1 मार्क ईच, दैट इज 20 मार्क्स, एंड टोटल कितना होगा 30 + 20 50 मार्क्स। एंड अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब देखें तो टोटल 35 क्वेश्चंस, मतलब 50 नंबर का ये पेपर है, लेकिन क्वेश्चंस 35 होंगे, 15 + 20, 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स इज 30 मार्क्स, और 20 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, दैट इज 20 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क इज दैट इज 20 मार्क्स। इधर मार्क्स की टोटलिंग होगी 30 + 20 50 मार्क्स, और इधर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की टोटलिंग होगी, दैट इज 35 क्वेश्चन, 15 + 20 35 क्वेश्चन। अभी मैंने बताया इस पेपर के 2 पार्ट हैं, लीगल एप्टीट्यूड पार्ट ए 25 मार्क्स का एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का। तो मैंने ओवरऑल बताया 15 और 20 पूरे 50 नंबर में। तो इन 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन यहां होंगे, और अगर यहां 7 होंगे तो यहां ऑब्वियसली 8 हो जाएंगे, यहां 8 होंगे तो बस समथिंग लाइक दैट, मतलब इनमें भी बाइफर्केशन आधा आधा हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन में हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन इधर होंगे और 7-8 क्वेश्चन इधर 8 होंगे तो इधर 7 होंगे, समथिंग लाइक दैट, और इधर 20 में से भी 10-10 क्वेश्चन, मतलब मिला जुला के इस तरीके से पैटर्न बनेगा, जैसे कि 25 नंबर का ये हो जाए लीगल एप्टीट्यूड, तो 25 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग हो जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड ओवरऑल जो पूरा 50 नंबर में क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन एक ही नंबर के होंगे। जहां तक स्कोर की बात है, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसका आंसर आपका सही, हर एक क्वेश्चन का आप जानते हैं क्योंकि पूरा पेपर ये एमसीक्यू बेस्ड है,
द एंटायर पेपर एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, पूरा पेपर इंटायर पेपर। तो पूरे हर एक 35 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे और 1 राइट ऑप्शन होगा। जब वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे एंड यू गो फॉर राइट ऑप्शन, तो उस केस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब फुल मार्क्स मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन तो 1 पूरा मिलेगा। अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया, गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया तो 0, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और नहीं भी आपने अटेम्प्ट किया तब भी 0। अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तब भी 0, और गलत अटेम्प्ट किया तब भी 0, और सही अटेम्प्ट किया फुल मार्क्स। फुल मार्क्स में 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरे, 1 नंबर तो 1 बंद। मतलब गलत अटेम्प्ट करने पे कोई माइनस मार्क, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप छोड़ेंगे तब भी 0 है, और अगर आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद वो गलत हो गया तब भी 0 है। कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। निगेटिव मार्किंग होता है सब गलत होने में -0.5 आधा नंबर कट जाएगा या समथिंग लाइक दैट, वो तो है नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कोई भी छोड़ना, जितने आपको सही ढंग से आते कर लीजिए, जो नहीं आते उसको भी आप कोई जो भी आपको लगता है अपने कॉमन सेंस से या व्हाटएवर यू फील लाइक, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट सारे करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं अटेम्प्ट करने पे भी 0 है और गलत अटेम्प्ट करने पे भी। लेकिन आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है 4 क्वेश्चन में आपको नहीं आते थे, 5 क्वेश्चन में नहीं आते थे, 5 क्वेश्चन में छोड़ दिए 0 है। लेकिन 5 में से मान लिया लेट से 2 क्वेश्चन भी आपने 5 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, आपने अपनी कुछ भी अंदाजा लगाया कि ये सही होना चाहिए, यू आर नॉट श्योर। हो सकता है 5 में 3 गलत हो गए, 2 सही हो गए, 2 सही हो उसमें तो नंबर आए, 3 में तो वैसे तो 5 में 0 होते। तो इसलिए एडवाइजेबल है क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो ऑब्वियसली उस केस में हम ये एडवाइस नहीं करते कि साहब नहीं आने पे भी अटेम्प्ट करना, नो, बिकॉज मार्क्स जाने के भी निगेटिव मार्किंग भी हो, लेकिन यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सो हर स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि साहब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं वो भी करने हैं, जो नहीं आते वो भी करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गंवाने को कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। बोल रहे ना, हर तरह चित भी मेरी है, पट भी मेरी, हर तरह से फायदा ही फायदा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैटर्न अभी इजी रखा गया है, पैटर्न इजी रखा गया। बट कई बार होता है इंस्टीट्यूट आगे, मतलब फिलहाल तो ये है, बट आगे अपने नॉर्म्स चेंज कर दे, कुछ कर दो, अलग बात है। बट फिलहाल ये कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार होता है कि इंस्टीट्यूट एग्जाम को टफ करने के लिए, टेस्ट को टफ करने के लिए नॉर्म्स चेंज कर देता है कि निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर देता है, बट फिलहाल निगेटिव मार्किंग नहीं। नाउ ये मैंने ओवरऑल जो पेपर में भी स्टार्ट कर रहा हूं, और उस पेपर का मैंने बताया कि साहब कोर्स कंटेंट क्या है, 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का पेपर है, क्या पैटर्न ऑफ चेकिंग होगी, ठीक है, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, समथिंग लाइक दैट। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर, लीगल एप्टीट्यूड। और अभी मैंने आपको बताया लीगल एप्टीट्यूड के अंदर, इसके अंदर वैसे पांच टॉपिक, इनफैक्ट 6 टॉपिक है, और ऐसे 5 है एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ के 2 पार्ट कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मान के चलिए कि साहब ये जो पूरा 25 नंबर का पार्ट ए है लीगल एप्टीट्यूड, उसमें 10 से 12 नंबर के पेपर आपका लीगल एप्टीट्यूड से, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 50% का, 25 नंबर का 12 नंबर का यहां से आगे, तो ऑलमोस्ट इस पोस्ट 25 मार्क्स का जो है पार्ट है उसमें करीब करीब 50% ही हो गया। तो उस हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन लीगल एप्टीट्यूड, मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं। एंड इसमें थोड़ा ठीक ठाक हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि जब आपको 25 नंबर में करीब 12 नंबर क्वेश्चन यहीं से आने हैं और बाकी सब टॉपिक मिला के 12-13 नंबर के, तो ऑब्वियसली वील डिवोट गुड टाइम ऑन दिस टॉपिक, good enough time on this topic, Indian Constitution, and whether by we one should have a fair understanding about this topic, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। And I am starting with the first topic, that is Indian Constitution। ये आप बोलेंगे साहब कि हमें कैसे पता लगे 10-12 नंबर का? कोई इंस्टीट्यूट जितने भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आपकी वेबसाइट पर डाल रखा है, सब में देखा गया है, और जितने मॉक टेस्ट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस है इन पार्ट ए। एंड करीब करीब आराम से, मतलब 25 में कम से कम लोअर साइड में ले तो 10 नंबर तो पक्का होगा, और मैंने देखा हायर साइड में 15-16 नंबर तक के क्वेश्चन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछे। बट हम एक एवरेजिंग लेते हैं कि साहब
10 नंबर 12 नंबर तक तो आएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एनीवे, आई स्टार्ट विद द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट टॉपिक इन दिस पेपर. देखिए, Indian Constitution, which we can also call it the Constitution of India. भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान. टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिकली द लॉ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, लीगल एप्टीट्यूड में सारे लॉज ही हैं आपके, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, सेंटेंस लिखूंगा. अच्छा, मैं एक्सप्लेन, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो नोट्स में भी चीजें लिखी हुई, लेकिन नोट्स में जो चीजें लिखी हुई अपने आप समझ में आती नहीं, उसको समझाना पड़ता है मतलब क्या है, इसको कैसे रिलेट करना है. ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में एक लाइन लिखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट which contains the basic legal framework by which the entire country is regulated. Entire country is regulated. Constitution is a document which contains the basic legal framework by which the entire country is regulated. It is basically a document. या समझने की कोशिश करना क्या है. देखिए, आपका पेपर भले एमसीक्यू है, लेकिन पहले कंसेप्ट तो समझेंगे. क्वेश्चंस तो कई बच्चों को मैंने देखा है, बच्चों की गलती नहीं है, आजकल ऐसे ही लोग पढ़ाई की जा रही है, इसलिए बोलते हैं पढ़ाई कुछ नहीं होती, खाली एग्जाम के लिए रट्टा मारा जा रहा है. ये क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, ये रट लो. टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे. क्वेश्चन मैं भी हाईलाइट करूंगा साहब, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, बट टॉपिक भी समझिए अल्टीमेटली. एंड आप अल्टीमेटली प्रोफेशन में शुरू से ही वीक हो जाएंगे, प्रोफेशन समझ ही नहीं है टॉपिक्स की, तो आगे जाके काम करने में बड़ी दिक्कत होगी आप. ठीक है, मैं बोलता हूं हमेशा पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि ये नहीं खाली एग्जाम के लिए तैयार करें. ठीक है, हम अपने एग्जामिनेशन में तो सक्सेसफुल हो, साथ में लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है. आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इतनी सारी डिग्रीज है बट अपनी लाइफ में फेलियर है. रीजन बीइंग वो खाली एग्जाम के हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की थी, लाइफ में सक्सेसफुल होने के हिसाब से पढ़ाई नहीं की थी. इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि साहब दोनों चीजें, एग्जाम को तो ध्यान में रखना ही, बट साथ में ऐसे पढ़ना जिससे कि हमें उससे आगे लाइफ लॉन्ग काम आए एंड वी ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ. देखिए, एक चीज देखो, आप इसको समझें, ये सेंटेंस में लिख तो दिया बट इसका मतलब क्या है. जैसे कोई भी एक सिस्टम होता है, कोई भी, क्या उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं. ये सुनो, क्यों नॉर्म्स होते हैं? ये नॉर्म्स नहीं होंगे तो सिस्टम में क्योस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टोटल क्योस, एंड वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम काम नहीं करेगा. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट, आपको समझ आएगा. अभी आप सब रिसेंटली ताजा ताजा स्कूल से निकले हैं, 12th के पेपर दिए, रिजल्ट आ गया, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी बात है. क्या आपका स्कूल भी एक सिस्टम है? यस, सो मेनी पीपल आर देयर, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, और भी बहुत सारी चीजें स्कूल में होती रहती है. इट्स अ बिग सिस्टम. क्या डज द सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड? यस, इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड. तो क्या स्कूल जो एक सिस्टम है, क्या उसको रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं स्कूल में अंदर कि साहब इतने बजे असेंबली का टाइम है, क्लासेस इतने बजे स्टार्ट होंगी, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सबके स्कूल में मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है, ये सब क्या सब नियम कायदे कानून है. ठीक है, किसी टीचर को छुट्टी लेनी है तो कितनी छुट्टी ले सकता है, छुट्टी लेने का प्रोसेस क्या है,
कोई पेरेंट्स, किसी बच्चे के पेरेंट्स को टीचर से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, तो उसे क्या, मतलब हर चीज का कुछ नियम कायदे कानून डिफाइन किए गए हैं, कहते रूल्स। क्या कोई ऐसी स्कूल से रिलेटेड क्या कोई ऐसी रूल बुक हो सकती है, एक बुक हो सकती है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके अंदर सारे रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हो? जैसे नॉर्मली आपने देखा स्कूल की डायरी मिलती है, स्कूल की डायरी में भी काफी कुछ लिखा होता है कि साहब सारे नॉर्म लिखे होते हैं रिगार्डिंग द स्कूल। तो कह सकते हैं कि स्कूल एक सिस्टम है और स्कूल को, उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वी नीड द नंबर ऑफ नॉर्म्स एंड दोज नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड समवेयर, कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, और जो सबको फॉलो करते हैं। जब सब लोग जब फॉलो करते हैं तो क्या वो सिस्टम सही ढंग से चलता है? अगर नहीं फॉलो करेंगे, कोई नियम कायदे कानून है ही नहीं, जिसको जो बनाए वो करिए, व्हाट विल हैपन? क्या वो स्कूल सही ढंग से फंक्शन कर पाएगा? क्या वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? दैट स्कूल विच इज सिस्टम हियर विल कोलैप्स और नॉट एंड विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। उसी तरीके जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, उसी तरीके से क्या हमारा कंट्री क्या एक बहुत बड़ा सिस्टम है? आवर कंट्री इज अ वेरी बिग सिस्टम, इतना बड़ा देश है और हर समय हमारे कंट्री में कितनी ही सारी चीजें हो रही होती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब कंट्री इज सच अ बिग सिस्टम, तो डोंट यू थिंक सब कंट्री कोलैप्स ना कर जाए? इतना बड़ा सिस्टम है और सब चीजें सुचारू रूप से सही तरीके से चलती रहे, तो क्या सिस्टम के अंदर हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून चाहिए? यस। अच्छा, क्या वो नियम कायदे कानून कहीं ना कहीं लिखे होने चाहिए? तो जो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, जिससे पूरा कंट्री रेगुलेट हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि पूरा कंट्री के अंदर रेगुलेट हो रहा है, कंट्री के अंदर हर चीज जो हो रही है, एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। दो लोगों के बीच में मैरिज हो रही है तो उसके ऊपर भी लॉ लग रहा है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस पर भी लॉ लग रहा है, तो उसके भी कोई नियम कायदे कानून है। हम रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं, उसके भी नियम कायदे कानून है। ये सुनो, कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, उसके भी कोई नियम कायदे कानून है, ठीक है। आपकी इनकम के ऊपर टैक्स देना है, इनकम ने उसके भी नियम कायदे कानून है। इसका मतलब हर चीज, हमको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के भी कोई नियम कायदे कानून है, ठीक है। इसका कंट्री के अंदर हर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या वो कोई ना कोई नॉर्म से गवर्न हो रहा है? एंड वो सारे नॉर्म्स एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखे गए हैं, सारे नॉर्म प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, एंड आवर कंट्री इज इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारत का संविधान, भारत का संविधान। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें क्या लिखे हुए, दिस कंटेन्स अ बेसिक लीगल फ्रेमवर्क, मतलब पूरा लॉ लिखा हुआ है जिससे पूरा कंट्री रेगुलेट होता है। मतलब कंट्री में जितनी भी चीजें हो रही हैं, हर चीज अल्टीमेट से बोलते हैं संविधान, हिंदी बोलते हैं संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि उससे ऊपर कुछ नहीं है। एंड देश में कुछ भी हो रहा है, लीगल अगर हो रहा है, इलीगल तो अलग बात है, और कोई भी चीज जो लीगल है, इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, it should happen as per the constitution, and that is the nature of this document called constitution of India. Like constitution is a document which contains the base, इसे बोलते हैं ये सुप्रीम है, देश में इससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू वर्क, जो भी अपना आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट शुड बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर वो चीज जो कंट्री के अंदर हो रही है उसका लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है कि इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एंड दैट इज द नेचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक और अच्छी बात, मैंने आई थिंक थोड़ा आपको आइडिया लगा हुआ, तो कंट्री एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर हम कुछ नियम कायदे कानून, एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूं, एक देखते रोड पे कभी ट्रैफिक लाइट्स खराब हो जाती है, देखते रोड पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो सोचते एक छोटा सा नॉर्म्स वहां नहीं फॉलो हो रहा है या नहीं वहां पे अप्लाई हो रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स खराब हो गई, पता नहीं चला किधर ग्रीन है किधर रेड है, ठीक है, एंड वहां जाम लग गया, क्योस हो गया कि नहीं हो गया? देखो कोई वहां नियम कायदा कानून फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन जब आपके ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपर्ली वर्क हो रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं, देखिए स्मूथली ट्रैफिक चलता है। तो इसका था अल्टीमेटली नियम कायदे कानून पहले होने चाहिए, फिर उनको फॉलो करना है, सो दैट सिस्टम सही ढंग से चले, अदरवाइज सिस्टम विल कोलैप्स एंड क्योस हो जाएगा। देखिए अब मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ये क्या है। जिसका मतलब पूरे कंट्री में एक चीज कुछ भी हो रहा है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो डोंट यू थिंक इस कंट्री का कोई भी नागरिक जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होनी चाहिए? इसीलिए तो आपके सिलेबस में रखा गया है स्टार्टिंग में ही, ये सब कहते हैं कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की समझ सबको होनी चाहिए।
आप तो जैसे लॉ के फील्ड में जा रहे हैं, मतलब सीएससी लॉ कोर्स, ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉ, लॉ रिलेटेड टू कंपनीज, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आप अगर लॉ फील्ड से नहीं भी, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज है जो आप सब पे लगता है, कंट्री में हर वो चीज हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही है। तो अल्टीमेटली आप इस कंट्री में रह रहे हैं, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसलिए वैसे थोड़ा सा स्कूल में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। स्कूल में जो सोशल स्टडी का जो पेपर होता है एंड सोशल साइंसेज भी बोलते हैं, उसके अंदर एक पोर्शन सिविक्स होता है। सिविक्स के अंदर जो पढ़ता है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये वो कई चीजें पढ़ते हो, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो पढ़ाई जाती है। तो अल्टीमेट इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसी चीज है जो सबको पता होना चाहिए ना। एक बात और, हम बोलते कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। बेसिक वर्ड क्यों यूज किया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल्स नहीं दे रखी है, खाली ब्रॉडली दे रखा है कि क्या क्या चीजें हमारे कंट्री में करना अलाउड है। अच्छा, जो चीजें करना अलाउड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलाउड है, अब उसको करना अगर है, कोई करना चाहता है, तो उसके लिए डिटेल प्रोसेस कहां दे रखा है? उसके लिए अलग अलग एक्ट्स बने, अलग अलग लॉज बने हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि सारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, तो फिर इतने सारे जो हिंदुस्तान में लॉ बने हुए, इतने सारे एक्ट्स बने हुए, जो आप आगे पढ़ेंगे, कुछ आपके पार्ट ए में, कुछ एलिमेंट्री नॉलेज, जैसे कंपनीज एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो आपके एलिमेंट्स बेसिक, ठीक है, और डिटेल में आप आगे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल से पढ़ेंगे। तो ये इतने सारे एक्ट्स क्यों बने हुए हैं? इतने सारे एक्ट्स क्यों बने हुए हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल लॉ नहीं दे रखा, सिर्फ बेसिक लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है। अच्छा, जो चीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो चीजें अलाउड हैं, उसको करना हम चाहते हैं, अलाउड हम कर सकते हैं, तो उसका डिटेल प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडी के पेपर में एक टॉपिक पढ़ा होगा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में रिलेटेड एक लॉ पढ़ा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 or more person can carry on a business in the form of partnership। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना के बिजनेस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलाउड है। अब ये लगभग इतना ही बात दे रखी है। अब अगर किसी को पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, तो पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे, तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड चाहिए, नहीं चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग केस होगी, अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे। क्या ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है? नहीं, ये कहां दे रखी है? अलग अलग लॉज में। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लॉ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसे अलग अलग चीजों के लिए क्या अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं। अच्छा बताइए, क्या कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, क्या कोई ऐसी बात कह सकता है जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? नो। कि पहले जो चीजें अलाउड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका बेसिक लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी की डिटेल बात आपको किसी एक्ट में होगी। इसलिए बोलते हैं जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उनका ओरिजिन किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। ओरिजिन मतलब बेसिकली वो निकले वहीं से है। अगर कोई चीज अलाउड है, जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल देता हूं जो भी इस टॉपिक में आगे आएगा। भी आपने एक लॉ नाम सुना होगा, आरटीई, एक आरटीआई है, वो नहीं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आपने पढ़ा होगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल नया ऐड हुआ था, आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21A जो कि बोलता है कि साहब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ सर्टेन एज, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट बनाएगा। बस उसमें बस आर्टिकल 21A में तो कॉन्स्टिट्यूशन में खाली ये बात दे दी कि ये होना चाहिए। अब उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगी ये बात, कैसे हम ये इंश्योर करेंगे सब सर्टेन एज के बच्चों को एजुकेशन जरूर मिले, तो उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाएगा, आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन। मैं बताऊंगा इसी पे। इसका तो बेसिकली इसने ये बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, बेसिक लीगल फ्रेमवर्क दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, पर उसकी डिटेल्स के लिए अलग अलग लॉज हैं, अलग लॉज हैं, एंड अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, ठीक है। एंड इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा बेसिक, मतलब सिर्फ बेसिक बात है, डिटेल, क्योंकि डिटेल लॉ यहीं आ जाएगा, तो इतने सारे फिर लॉज और एक्ट्स का क्या काम है, तो वो इसको सपोर्ट। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, वो कोई ऐसी बात नहीं कह सकता है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट विल बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए बोलते हैं, अच्छा भाई इस कह सकते हैं सारे लॉज का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे बोलते हैं, अच्छा जिसका जब बोलते हैं एक बच्चे का जन्म मदर से हुआ, तो वैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लॉ निकले हैं। इज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं इट्स अ मदर ऑफ ऑल लॉज।
नो लॉ में कंटेन एनीथिंग which is against the Constitution of India, and Constitution is considered to be the mother of all laws. सारे laws and से ऊपर बस सारे laws का origin यहीं से हुआ है, and no law can contain anything which is against the Constitution of India. इसलिए कई बार क्या होता है, कोई law ऐसा बन गया, कोई act ऐसा बन गया जो Constitution के खिलाफ जा रहा है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्या है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी चेक करता है, और अगर सही में सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। फिर वो लॉ इन आपको कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड एंड उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी लॉ पॉसिबल, क्योंकि इससे ही सब चीज का ओरिजिन है। कॉन्स्टिट्यूशन देश का संविधान सुप्रीम है। एंड अखबारों में आप जब न्यूज वगैरह पढ़ोगे ना, सर इस पर्टिकुलर लॉ के लोगों इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम, मतलब क्या है कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है या सही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगा कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं, अगर है तो एबॉलिश हो जाएगा, बिकॉज नो लॉ कैन हैव एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, क्या है नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट का, इस डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है, इसका इंपैक्ट हमारे कंट्री पे क्या है। हमारे कंट्री में हर चीज के अकॉर्डिंगली चलती है, लेकिन इसमें बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है, और जो चीजें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड है उसको करना है, तो उसके डिटेल आपको अलग अलग एक्ट्स में दे रखे, अलग अलग लॉज में दे रखी है, एंड उसके लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आपके लॉज, इतने सारे एक्ट्स आपको बने, उसमें से बहुत सारे आप पढ़ेंगे जो आपके अलग अलग स्टेजेस पे सिलेबस में हैं। नाउ अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएं कि साहब हमारा देश का जो संविधान बना तो कैसे बना। आप सबको पता है वी गॉट द इंडिपेंडेंस, पहले ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल था, कंट्रोल था, एंड वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 ऑन 15th of August 1947। तो उससे पहले we used to be governed by the Britishers Constitution, ब्रिटेन का उनका संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता था। तो जब इंडिया को आजादी मिलने वाली थी, अच्छा ऐसा नहीं कि 15 अगस्त 1947 को सडनली अंग्रेजों ने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम आजाद हो, ऐसा थोड़ी है। इंडिपेंडेंस का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, और अगर आपको नहीं पता था मैं थोड़ा बता दूं, 1942 में जब गांधी जी ने इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, वहां से एक कह सकते हैं कि ये बात क्लियर हो गई थी कि अब इंडिया को आजादी मिल जाएगी। तो मतलब कह सकते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 को फाइनली वी गॉट द इंडिपेंडेंस, लेकिन हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं, एंड लेकिन इंडिपेंडेंस का प्रोसेस पहले इनिशिएट हो गया था। इसलिए जब लगा कि साहब देश को आजादी मिलने वाली है, तो ये भी लगा कि साहब हमें अपना संविधान तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम अंग्रेजों के संविधान से गवर्न होते थे। तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1946 में एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उस बॉडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इस बॉडी को हेड किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। बट इस कमिटी, ये बॉडी के बहुत सारे मेंबर्स थे, उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एंड इसलिए इस बॉडी को एक काम दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो देश आजाद होने वाला है उसका आप कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने का काम इन असेंबली को दिया गया, इस बॉडी को दिया गया, हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए ये बोलते हैं ना कि हमारे संविधान के रचयिता कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बेसिकली संविधान बनाने में इस बॉडी का रोल था, जिस बॉडी को 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एंड इस बॉडी के हेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, एंड इसलिए बोलते डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज मतलब ना ही इज अ मैन बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअली पूरी बॉडी थी, बॉडी का जो हेड था, हेड के नाम से बोलते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नाउ इस असेंबली ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और हमारा देश का संविधान, मतलब अगर आपको नहीं पता हो, इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दुनिया में किसी भी कंट्री का इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना हमारे देश का संविधान है, सब बिगेस्ट कौन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बातें हैं, जैसे अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होगा, एंड उसकी इलेक्शन कैसे होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, वो सारी बातें।
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब बहुत फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग चीजों से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस आने थे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अलग अलग कमिटीज बनाई और अलग अलग कमिटीज को काम दिया कि आप अपने अपने रिकमेंडेशंस दीजिए रिगार्डिंग डिफरेंट। कोई एक कमिटी बनाई रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, दूसरी कमिटी बनाई रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि आप इससे रिलेटेड प्रोविजंस ड्राफ्ट कीजिए, तीसरी कमिटी बनाई रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट, समथिंग लाइक दैट। एंड उन सारी कमिटी ने अपने अपने रिकमेंडेशन सजेशन इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिए और फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, दैट वाज ऑन 26th of November 1949। इस दिन अडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डेट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस दिन अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इस दिन इफेक्टिव नहीं हुआ। अडॉप्ट हो गया, हाँ ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना था, इसलिए आज अच्छा इसलिए 15 अगस्त को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हमें स्वतंत्रता मिल गई थी एंड हम उस दिन आपको स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, इसलिए हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका तो कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद भी कुछ समय तक हम ब्रिटिश से कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहे थे कि हमारा संविधान तो रेडी नहीं हुआ था। 1946 हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को फाइनली ये अडॉप्ट हुआ, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और ये इफेक्टिव उस दिन हुआ। लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? इट केम इनटू फोर्स 26th of January 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, मतलब इस दिन से इफेक्टिव हुआ। 26 जनवरी 1950 से 2 महीने के बाद ये इफेक्टिव हुआ। 2-3 चीजें यहां पे ध्यान देने वाली बात, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका जो पेपर एमसीक्यू बेस्ड है और इस पेपर और इनफैक्ट चारों पेपर जो आपके सी सेट के अंदर है, मैं एक बेसिक बात बताता हूं आपको, जहां पे भी कोई डेट आए, कोई नंबर आए, जैसा कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा इतना हो सकता है, तो कहीं भी नंबर आए, डेट आए, फिगर्स आए, उनको अच्छे से लर्न करना है। कंसेप्ट तो समझ नहीं है, साथ में ये सब लर्न कर। कई बार कहता कंसेप्ट याद है, मुझे फिगर याद नहीं है, मुझे ये डेट याद नहीं है। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर में, चाहे यहां कोई भी कहीं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर जो होते हैं, उनमें इस तरह की चीजों पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कोई फिगर है, कोई डेट है, कोई अमाउंट है, तो इस तरह की जो कोई में अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो इन सब पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो जब इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इन चीजों पर ध्यान से, जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया, 26 नवंबर 1949 एक डेट है जिस दिन हमारा देश का संविधान एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, ठीक है, इफेक्टिव नहीं हुआ था। इफेक्टिव होना केम इनटू फोर्स, मतलब इस दिन से लागू हो गया कि साहब इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया देश, वो 26 जनवरी 1900 कुछ रीजन से जिसकी वजह से 2 महीने वेट करना पड़ा इफेक्टिव। अच्छा, क्या 26 जनवरी को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली? आजादी, इंडिपेंडेंस, इसलिए हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वो तो बहुत क्लियर है। क्या 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं? यस, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान इफेक्टिव हुआ था, इट केम इनटू फोर्स। तो 26 जनवरी हमारे साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? इसकी वजह से। अब आप बोलेंगे सर रिपब्लिक से सर क्या मतलब है, मैं समझाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन व्हाट डेट? 26 of January 1950। कोई 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव होता, 26 जनवरी हर साल उसकी याद में कि साहब इस दिन, मतलब ना साहब हमारा डेट ऑफ बर्थ, ईयर तो बर्थ ईयर तो अलग होता है, लेकिन वो डेट हमारे साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते ही नहीं करते, ठीक है, ईयर तो चेंज, एज बढ़ती जा रही है। वैसे हर साल 26 जनवरी को हम हमारे कंट्री में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? रिपब्लिक डे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस बोलते हैं। और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आपको, ठीक है, कि वी गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी मैं रिपब्लिक का मीनिंग बताऊंगा, रिपब्लिक ही क्यों बोलते हैं, क्या इसका रीजन है, मैं बताऊंगा, देखिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन भले ही इफेक्टिव 26 जनवरी 1950 को हुआ, अडॉप्ट कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। इसलिए इस डेट को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रेस्पेक्ट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, कौन से डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सी डेट हो गई 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे अगर आए क्वेश्चन एग्जाम में, देखिए मैं थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है कि एमसीक्यू पेपर क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, मैं वो भी हाईलाइट करूंगा। तो 26 नवंबर 1949 को क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, तो हर साल 26 नवंबर को वी सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब इस संविधान दिवस के साथ इस दिन हमारा अपना संविधान अडॉप्ट हो गया था, ठीक है। एंड 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हुआ था, फोर्स हुआ था, एंड उसको हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सब किस दिन संविधान इफेक्टिव हुआ, केम इनटू फोर्स, ये डेट किस दिन अडॉप्ट हुआ था, या विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, फिर 26 जनवरी मत कर देना, एंड विच डे इज सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे 26 जनवरी, क्लियर। तो ये रिपब्लिक डे कंसेप्ट यहां से निकला है और कॉन्स्टिट्यूशन डे कंसेप्ट यहां से निकला है, एंड हर साल हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ अब एक दो चीजें और देखिए इसके अंदर। एक आप बोले सर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इफेक्टिव हुआ, इट केम इनटू फोर्स, इट वाज इंप्लीमेंटेड, ये ठीक है। उस डेट को हमारे साल रिपब्लिक से क्या मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक, समझने की कोशिश करना। रिपब्लिक, देखिए ये सब चीजें सब स्कूलों में भी थोड़ी बहुत पढ़ी, बताएं सिविक्स के अंदर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते। एंड मैं आपको बताऊं लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ढंग से पढ़ा जाए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं लॉ या आप स्कूल में जो बीएसटी का पेपर था सब रटते हैं, तो उससे क्या होता है बोरिंग हो जाता है, बस वेरी इंटरेस्टिंग अगर ढंग से पढ़ा जाए। नाउ देखिए रिपब्लिक डे, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या पहले समझिए। अच्छा बोलते हैं इंडिया जो रिपब्लिक, अभी बताऊंगा इंडिया एक रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का मतलब क्या है देखिए। रिपब्लिक हम उस कंट्री को बोलते हैं, रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड पर्सन। उस कंट्री को हम रिपब्लिक बोलते हैं जिसका कंट्री का हेड इलेक्टेड पर्सन होता है, जिसको इलेक्ट किया जाता है। देखिए जब तक हमें अपना संविधान नहीं मिला, जब तक हमें अपना संविधान इफेक्टिव नहीं हुआ, वी यूज्ड टू बी गवर्न बाय ब्रिटिशर्स। अच्छा ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर आज भी क्या हेड ऑफ द कंट्री वहां पे समवन फ्रॉम द रॉयल फैमिली, जो उनका रॉयल फैमिली जैसे क्वीन या किंग समथिंग लाइक दैट, कुछ अभी भी आपने देखा क्वीन एलिजाबेथ, तो कंट्री की हेड वो मानी जाती है रॉयल, या उनकी जगह जो फ्यूचर में जो भी लेगा, ठीक है, मतलब रॉयल फैमिली से जो भी है, क्या वो इलेक्टेड पर्सन नॉमिनेटेड, उस फैमिली से नॉमिनेट हो रहा है कि हमारी फैमिली का ये बंदा, वो इलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए इंग्लैंड को, यूके को आज भी हम रिपब्लिक नहीं बोलते, यूके इज नॉट रिपब्लिक, बिकॉज वहां हेड ऑफ द कंट्री, यूके में प्राइम मिनिस्टर होता है बट वो प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली का हेड है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सुनते हो कई बार अचानक प्राइम मिनिस्टर को बदल ही देते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द रॉयल फैमिली। इस सब हेड ऑफ द कंट्री इज समवन फ्रॉम द रॉयल फैमिली, जो भी उस कंट्री फैमिली का हेड है। तो इसलिए ब्रिटेन कोई वहां हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड नहीं है, तो ब्रिटेन आज भी हम बोलते हैं रिपब्लिक नहीं है। अच्छा उसी यूके का हमारे पर रूल था, और जब तक हमारा संविधान इफेक्टिव नहीं हुआ था, वी यूज्ड टू गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स, तो वही उनका जो रॉयल फैमिली का हेड होता है वही हमारा भी कंट्री का हेड होता था। इसका तो कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमें अपना संविधान मिला, इफेक्टिव हुआ, उससे पहले हम ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न होते थे। और ब्रिटेन के अंदर आज भी और उस समय भी आपको रॉयल फैमिली के जो भी आपको फैमिली हेड है उसको ही कंट्री का हेड मानते, कि उनका रूल हमारे पर था, हम उनके हिसाब से चल रहे थे, तो हमारे पर भी वो ही हेड माने जाते थे। एंड वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है, नॉमिनेटेड पर्सन है। इसका मतलब क्या हमारा कंट्री क्या रिपब्लिक था? नहीं, हमारा कंट्री पहले रिपब्लिक नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान इफेक्टिव हुआ, और संविधान में यह लिखा हुआ है कि साहब हमारे कंट्री का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक के अंदर। भारत का राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है, ये भी लिखा हुआ इलेक्टेड पर्सन। इसको इलेक्ट कौन करता है? एक बॉडी होती है इलेक्टोरल कॉलेज, से मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, इसी चैप्टर टॉपिक में आगे आएगा। ये इलेक्ट होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है
कि सबको हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, सुने हिंदी बोलते हैं महामहिम राष्ट्रपति, मतलब उनसे ऊपर देश में कोई नहीं है। इसका इलेक्शन होता है। इसका मतलब कह सकते हैं अब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमें इफेक्टिव हुआ, जिसमें यह लिखा हुआ है कि साहब कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होगा जिसका इलेक्शन होगा, इसका था क्या हमारा कंट्री रिपब्लिक हो गया था। इसका 26 जनवरी 1950 से पहले आवर कंट्री वाज नॉट रिपब्लिक। द डे वी गॉट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकेम इफेक्टिव, ऑन दैट डे आवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक। इसलिए उस दिन को हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। कई लोग बोलते हैं सर 26 जनवरी को उस दिन हमें अपने देश का संविधान मिला, बट संविधान तो मिला लेकिन रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो कोई ना कोई लिंक ही होनी चाहिए कि हमारा संविधान ये कहता है कि हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट होगा एंड प्रेसिडेंट इलेक्टेड पर्सन होगा, एंड रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि वो कंट्री जिसका हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड होता है। और ये कंसेप्ट हमारे कंट्री में उसी दिन से आया जिस दिन से हमारा संविधान चालू हुआ। उससे पहले हम रिपब्लिक नहीं थे, इसलिए उस डे को हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक। अब देखो ये रीजनिंग भी पता होना चाहिए। एक तो रट लिया इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं, बट हर चीज, क्योंकि क्या होता है अच्छे लेवल पर जब हम बात करते हैं किसी के साथ, कई बार देखो आप अपने कभी देखो पेरेंट्स अपने पापा के या मम्मी के कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कंट्री से रिलेटेड किसी टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, हम बैठे तो चुपचाप बोल नहीं पाते, क्यों? नॉलेज ही नहीं। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो उसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। एंड भले ही कट टू कट, ठीक है, मैंने एग्जाम के पॉइंट बता दिया कि 26 जनवरी 19 याद रखिए इफेक्टिव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन डे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इसको रिपब्लिक डे। बट लॉजिक भी पता होना चाहिए कि साहब ऐसा क्यों है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब मैं थोड़ा सा बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कंटेंट्स हैं। कंटेंट बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए। देखिए स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी और कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं यहां दोनों बात लिख रहा हूं, ओरिजिनली मतलब जब 26 जनवरी 1950 जब इफेक्टिव हुआ था। नाउ प्रेजेंटली, आज के दिन क्या है। ओरिजिनली क्या था, प्रेजेंटली क्या है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स थे। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शंस नहीं है, तो मदर ऑफ ऑल लॉज है बता दो ना, तो इसलिए यहां नाम अलग रखे गए है। वही मतलब आर्टिकल के फॉर्म में लॉज है, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4। जैसे और एक्ट्स होते हैं, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, डिफरेंट एक्ट्स ऊपर थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सेक्शंस होते हैं। आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स। ओरिजिनली जब देश का संविधान बना था, इफेक्टिव हुआ था, इसमें 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स। आज के दिन बढ़ के 448 आर्टिकल्स हो गए, 448। ओरिजिनली कितने थे? 395 आर्टिकल्स। आज कितने हैं? 448 आर्टिकल्स। ये सब फिगर्स याद रखना भाई, ये पता ना एमसीक्यू बेस्ड पेपर में ये सब चीजें बड़ी मैटर करती है, क्योंकि आप मतलब कंसेप्ट्स के साथ साथ कोई फिगर्स याद नहीं पता, नंबर, फिगर, अमाउंट, इस तरह की चीजें बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 395, 448। पहले 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी बुक है, उसके अंदर पार्ट्स है, हर एक पार्ट में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड 22 पार्ट्स, पहले ओरिजिनली हर एक पार्ट में नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे पार्ट नंबर 1, जैसे कोई बुक होती है उसमें चैप्टर्स होते हैं, हर एक चैप्टर में पेजेस होते हैं, तो वैसे ही पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे आर्टिकल 10 तक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं आर्टिकल 10 से, तो पार्ट नंबर 2 आर्टिकल 11 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 11 से लेके जैसे आर्टिकल नंबर 54 तक। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे पार्ट 3 उसके आगे का आर्टिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो 395 आर्टिकल्स किसमें कवर्ड है? 22 पार्ट्स में, ठीक है। अब 448 आर्टिकल्स, ये ओरिजिनली था, ये प्रेजेंटली है आज के दिन। 25 पार्ट्स हो गए, पार्ट्स भी 3 नए ऐड हो गए। ये सब अमेंडमेंट से
हाँ मतलब हर लॉज अमेंड होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो ये अमेंडमेंट से जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड हो गए, 3 पार्ट्स में ऐड हो गए। अच्छा 395 आर्टिकल्स पहले 22 पार्ट्स में थे, अब उसकी जगह 448 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट्स हो गए। अच्छा लास्ट में आर्टिकल्स कंटेन पार्ट्स, उसके अलावा अलग से शेड्यूल्स होते हैं। हर एक लॉज में शेड्यूल नॉर्मली मिलते हैं। एंड जैसे आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बिजनेस बीएसटी के पेपर में, ये सब हम जब कोई कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट पे अकाउंट एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं। एंड ओरिजिनली यहाँ पे 8 शेड्यूल थे और नाउ प्रेजेंटली 12 शेड्यूल हैं। प्रेजेंटली कितने हैं? 12। ओरिजिनली कितने? 8, 9। अब ये सब फिगर्स आपको याद रखनी है। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395 आर्टिकल्स। कितने पार्ट्स में कवर थे 395 आर्टिकल्स? 22 पार्ट्स में। एंड लास्ट में 8 शेड्यूल थे। और राइट नाउ वी हैव 448 आर्टिकल्स containing 25 parts and in the last we have 12 schedules. We have 12 schedules. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना है, ठीक है। सो एक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया ऑफ द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री, ये बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनी, फिर अडॉप्ट कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ, अडॉप्शन डेट को, डे को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इफेक्टिव डेट को क्यों से रीजन बताया, एंड कंटेंट्स कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कंटेंट्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। Now, I take up the next aspect in the topic Constitution of India, preamble to the Constitution of India. Preamble to Constitution of India. Preamble क्या चीज है? मैं पहले preamble का मतलब समझाता हूं। आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर लॉ में, जैसे कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जितने भी आगे बढ़ेंगे, हर एक एक्ट में, हर एक लॉ में स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में प्रीएम्बल लिखा होता है। प्रीएम्बल में उस लॉ का ओवरऑल पर्पस दिया होता है। तो वैसे देश का संविधान का जो प्रीएम्बल, उसमें क्या लिखा हुआ? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पर्पस दिया हो कि साहब क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों बनाया है। तो प्रीएम्बल जो कि हर लॉ के स्टार्टिंग में होता है, हर लॉ में होता है, एंड इस प्रीएम्बल में क्या होता है? पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट लॉ। अच्छा ये क्यों बनाया जाता है हर एक लॉ में? और कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मदर ऑफ ऑल लॉज, मैंने बताया इसमें भी है। क्यों बनाया जाता है? कि उस लॉ के कोई भी प्रोविजंस, जो भी चीजें उस लॉ में लिखी हुई हैं, अगर किसी प्रोविजन में कोई एम्बिग्यूटी हो गई, एम्बिग्यूटी मींस कोई कंफ्यूजन हो गई, कुछ ये क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा कि साहब इसका मतलब क्या, कुछ होता है कई बार, तो देन विल ट्राई टू इंटरप्रेट दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या दे रखा है? पर्पस और ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अच्छा बताइए, कभी भी हम कोई काम करते हैं तो पर्पस ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर नहीं हो तो पर्पस ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए। तो वो लॉ, इसलिए बोलते हैं कि जब प्रीएम्बल, कोई भी लॉ का प्रीएम्बल में कोई सब्सटेंट, कोई बात, लॉ नहीं लिखा वहां पे कि आपको ऐसा करना, आपको ये करना, वो करना, नहीं लिखा हुआ। ओवर उस पूरे लॉ का, जिस लॉ का प्रीएम्बल है, जैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पर्पस ऑब्जेक्टिव दे रखा है। उसका फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि साहब कहीं पर भी उस लॉ में कोई चीज पे क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज में कुछ कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द राइट मीनिंग, वी ट्राई टू इंटरप्रेट दैट पार्ट ऑफ दैट लॉ जहां कंफ्यूजन है, क्लैरिटी मिसिंग है, विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल। क्योंकि प्रीएम्बल में क्या रहेगा? पर्पस ऑब्जेक्टिव। तो ये इसका यूज है, ये यूज है कि प्रीएम्बल का क्या यूज है। और मैंने खाली कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरऑल बता दिया, हर लॉ में के में प्रीएम्बल होता है। नाउ हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या बोलता है? इट सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश के जो लोग हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, मतलब हम सब ने मिलकर डिसाइड, रिजॉल्व मींस डिसाइड किया है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी वांट टू मेक। वी वांट टू मेक आवर कंट्री अ सॉवरेन कंट्री। अभी मैं सबके मतलब बताऊंगा। वी वांट टू मेक आवर कंट्री सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक
एंड रिपब्लिक। मतलब हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा देश चाहते हैं जो सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो एंड रिपब्लिक हो। मतलब ये सारे फीचर्स हमारे कंट्री के अंदर होने चाहिए। हम ऐसा देश चाहते हैं और हमने रिजॉल्व किया, हमने डिसाइड किया कि वी वांट आवर इंडिया टू बी लाइक दिस। हम ये बोलते हैं हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के ये 5 पिलर्स हैं और ये बताया कॉन्स्टिट्यूशन से खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमारे कंट्री में हमेशा फॉलो होती है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब मैं इन 5 वर्ड्स का मतलब बता देता हूं। देखिए सॉवरेन का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट कंट्री not controlled by other countries. Not controlled by other country. कि भाई आप अपनी तरह स्वतंत्र हैं, कोई दूसरा कंट्री आपको कंट्रोल नहीं करती। यू आर सॉवरेन कंट्री। वी आर इंडिया इज सॉवरेन कंट्री। कई बार देखा होगा कि साहब हमारे कंट्री से रिलेटेड कोई, हमारे कंट्री से रिलेटेड कोई मैटर, हमारे कंट्री का इंटरनल मैटर है, उसमें कोई दूसरा, जैसे कई बार जम्मू एंड कश्मीर को लेके अब तो बहुत सिचुएशन बदल गई, आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया, आप पता है, सब बताऊंगा आगे, इसी टॉपिक में आएगा, थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा। जैसे कई बार जम्मू एंड कश्मीर को लेके कई बार कोई दूसरे कंट्री, यूएस ने या यूके ने कोई बयान दे दिया, तो कई बार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ बोलना पड़ता है कि साहब ये हमारे कंट्री का मैटर है एंड वी आर अ सॉवरेन कंट्री, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। हमें कोई दूसरा कंट्री नहीं बताया कि हमने कंट्री को कैसे चलाएं, क्या करें, बिकॉज वी आर सॉवरेन कंट्री, मतलब इंडिपेंडेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्रीज। सोशलिस्ट का मतलब होता है केयर फॉर ऑल, केयर फॉर, मतलब सबका ध्यान रखना। हमारे कंट्री में आपने देखा होगा साहब, एक तरफ हम इकोनॉमी की बात करते हैं। अच्छा, मैं कंट्री से क्योंकि अल्टीमेटली पूरा देश चल किससे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में पर्पस ऑब्जेक्टिव बताया, तो मैं कंट्री से रिलेट कर रहा हूं। एक तरफ हम इकोनॉमी की बात करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जैसे हम बिजनेस की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रीज की, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की बात करते हैं, पर ऑन द अदर हैंड क्या हम उनकी भी बात करते हैं जो गरीब हैं, लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल, जिनके खाने को नहीं है, उनके लिए सुना बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, रिजर्वेशन पॉलिसीज है उनको आगे लाने के लिए। ये सब क्या, केयर फॉर ऑल, कि उन सबका ध्यान रखा जाए, सबका ध्यान रखा जाए। ये नहीं खाली हम अमीर अमीर, तो इसको होता है सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी। मतलब इकोनॉमी की तो बात करें साहब, वो भी जरूरी है। अच्छा, तो कोई अगर बिजनेस लगाया करें तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, तो मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, साथ में सोसाइटी में सबका ध्यान रखना है। तो मतलब ये सोशलिस्ट कंट्री। अब सुनो, एक कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, सोशलिस्ट का उल्टा होता है कैपिटलिस्ट। तो इंडिया इज नॉट अ कैपिटलिस्ट नेशन, इंडिया इज अ सोशलिस्ट नेशन। ये हमारे प्रेमबल में लिखा हुआ है, प्रेमबल का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सोशलिस्ट सबका ध्यान रखना। कैपिटलिस्ट नेशन में क्या होता है, सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, खाली उनका ध्यान रखा जाता है, गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन इंडिया में हम ऐसा नहीं है, केयर फॉर ऑल, ठीक है, सोशलिस्ट। तो इसलिए होते हैं यहाँ पे सोसाइटी का भी ध्यान रखना और साथ में इकोनॉमी का भी। तो कैसे सोशियो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंसेप्ट, कि साहब सोसाइटी का भी ध्यान रखना, साथ में एंड रिजर्वेशन पॉलिसी सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट कई सारे बेनिफिट स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, वो सब सोशलिस्ट फिलोसफी की वजह से ही है आपको कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट नेशन। नेक्स्ट देखिए सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नजर में, सरकार की नजर में, स्टेट की नजर में सारे रिलीजन बराबर है। मतलब सरकार कोई पक्षपात नहीं कर सकती, ठीक है, एंड सरकार के लिए सारे धर्म बराबर है। एंड सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन आप उनकी मतलब पक्षपात नहीं करना कि आपके लिए सारे धर्म आपकी नजर में सब बराबर है। अच्छा सुनो, कई बार लोग बोलते हैं साहब ये पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, कई बार होते हैं ना साहब ये नॉन सेकुलर है, मतलब क्या पर्टिकुलर धर्म का पक्षपात करती है, तो उसको नॉन सेकुलर बोलते हैं। सेकुलर का मतलब जिसके लिए सारे धर्म बराबर हैं, ऑल रिलीजन्स। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इसलिए इंडिया में सारे धर्मों को सरकार एंड गवर्नमेंट, स्टेट,
उनकी नजर में सारे धर्म बराबर होने चाहिए, दैट इज वी आर अ सेकुलर नेशन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी। क्या इंडिया में हर जगह मेजोरिटी का रूल चलता है? क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा एक चीज बताइए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है? जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है। जैसे मान लिया जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो लोकसभा में जितनी टोटल सीट है और उसमें जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उस टोटल सीट में से मोर देन 50% सीट उसको मिली, वो पॉलिटिकल पार्टी दैट इज मेजोरिटी, वो सरकार बनाती है। रूल ऑफ मेजोरिटी, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब कहता है रूल ऑफ मेजोरिटी। एंड देख लो इंडिया में मेजोरिटी की चलती है, मेजोरिटी के हिसाब से सरकारें बनती है, हर चीज मेजोरिटी से डिसाइड होता है। एंड बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं हर एक वर्ड जो लिखा ना, हमारा देश हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, जो देश के संविधान के प्रेमबल में लिखा हुआ है, तो हर एक का वर्ड का मतलब होता है। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी आर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मतलब मैंने बताया था, वो कंट्री वे हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड पर्सन, और इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड जो इलेक्ट होता है, इसलिए इंडिया इज अ रिपब्लिक, इंडिया इज अ, यही मैंने बताया था। तो 5 फीचर्स हमारे कंट्री के होने चाहिए। वी वांट टू बी सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री, केयर फॉर ऑल, मतलब सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी चलते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन साथ में सोशल एस्पेक्ट भी, कि किसी को इग्नोर नहीं करना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत गरीब है, उनकी भी हेल्प करना, उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज है, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके थ्रू, सुना बहुत सारे मनरेगा स्कीम है, बहुत सारे जिसके थ्रू, ये सब सोशलिस्ट का एस्पेक्ट है। सेकुलर, ऑल रिलीजन से इक्वल, सरकार की नजर में सारे धर्म बराबर हैं, किसी भी धर्म के पक्षपात नहीं करना। डेमोक्रेटिक, रूल ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का रूल होगा, और देख लो हर जगह मेजोरिटी की से होती है। रिपब्लिक वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन। इनफैक्ट हम पहले रिपब्लिक नहीं थे, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम रिपब्लिक बने, इसलिए 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस डेट को हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने बताया था। नौ, हम अपना ये, अच्छा ये आपको याद रखना पड़ेगा, सारे फीचर्स हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेमबल इंडिया इज, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से क्या कर दिया, इंडिया इज, एक तो ये दे दिया, और एक इनमें से कोई दे दिया, और 3 कुछ और दे दिए, तो जो इनमें से दिया वही सही होगा। या इंडिया इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रेमबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज नॉट, ठीक है, नॉट, तो 3 तो इसमें दे दिए, एक और दे दिया, तो नॉट में तो फिर वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, यही चीज एमसीक्यू बेस में है ना, एक ही वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना। मैं बाद में बीच में चीजें आपको बताता भी रहूंगा। देखिए एक चीज और, जो हमारे देश के संविधान का जो प्रेमबल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो 5 फीचर्स बोलने के हमारे कंट्री के 5 पिलर्स हैं या 5 फीचर्स हैं, जो हमें कंट्री में, हमारे कंट्री का नेचर क्या हुआ। ओरिजिनली जो है सोशलिस्ट वर्ड इसमें नहीं था। जब 1950 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 4 थे, सोशलिस्ट नहीं था। ये ऐड हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, तो अमेंडमेंट उसका नाम ऐसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ब्रैकेट में अमेंडमेंट का नंबर, 42nd अमेंडमेंट ब्रैकेट क्लोज, एक्ट, फिर ईयर 1976। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने नोट्स में लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये ना 42nd अमेंडमेंट, इसका तो क्या है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और ये तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट था। इसके बाद भी और बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। अब मैं कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, और लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स मेजर, ठीक है, उसकी एक लिस्ट भी मैंने दे रखी है, कि जैसे क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि साहब इस अमेंडमेंट बताइए, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, ठीक है, या ये चीज किस अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, अमेंडमेंट नंबर बताइए, ठीक है। तो वैसे सोशलिस्ट वर्ड जो प्रेमबल में दे रखा है, इट हैज बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस अमेंडमेंट जो एक्ट है 42nd अमेंडमेंट, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब एक चेंज तो ये होता है, प्रेमबल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था जो पहले नहीं था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए थे। तो जो बोलते हैं ना, एक अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे हम चेंजेस कर रहे हैं, तो उसलिए कई बार बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उससे बहुत सारा इंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आया, इसलिए
42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड ये जो अमेंडमेंट एक्ट इट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी कॉल्ड स्वर्ण सिंह कमिटी। एक्चुअली कमिटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर स्वर्ण सिंह। एक्चुअली क्या कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं उनके नाम से कमिटी का नाम हो जाता है। तो एक कमिटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह कमिटी, उसके हेड थे मिस्टर स्वर्ण सिंह। तो उन कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए। उस अमेंडमेंट के उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय एन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, इसलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, इस अमेंडमेंट एक्ट को। और उसमें वन ऑफ द चेंज क्या था, ये सोसिस वर्ड ऐड हुआ इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में नहीं था। तो ये 5 फीचर्स मैंने बता दिए कि प्रेम्बल के हिसाब से कि हमारा कैसा देश, आपको इंडिया जो सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नाउ आगे एक चीज और देखिए, अब हम इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कैसा देश बनाना चाहते हैं, वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड इसके अलावा अब देखिए, तो मैंने समझा दिया, एंड वी वांट टू सिक्योर व्हाट, प्रोवाइड टू ऑल इट्स सिटीजन्स, देश के जितने भी नागरिक उनको हम क्या प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। 1 जस्टिस, विद जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों तरह के। सोशल जस्टिस में रिजर्वेशन वगैरह आ जाएगी, जैसे जॉब में रिजर्वेशन, एडमिशन में रिजर्वेशन, स्कूल कॉलेज वगैरह में। इकोनॉमिक जस्टिस में सुना बिलो पॉवर्टी लाइन, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं गवर्नमेंट को, दैट इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस नो एग्जांपल आ जाएगा, सुना कई बार कई इलेक्शन में कुछ जगह सीटें रिजर्व होती हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट ही वहां से खड़ा हो सकता है, जनरल कैटेगरी का बंदा वहां से खड़ा, तो वो पॉलिटिकल जस्टिस है। मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में है या बहुत कम लोग पॉलिटिकल उसमें फील्ड में है, तो उनको उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हमने कुछ सीट रिजर्व कर दी, ये पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। इकोनॉमिकली बहुत वीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सोशल रिजर्वेशन वगैरह, तो जस्टिस हम प्रोवाइड करें टू सिटीजन इन द फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल। ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन बनते हैं विच जस्टिस वी वांट टू प्रोवाइड टू द सिटीजन्स एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑल। नेक्स्ट, वी वांट टू सिक्योर टू सिटीजन व्हाट, लिबर्टी। व्हाट कैन लिबर्टी? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Liberty of thought, expression, belief, मतलब लोग को हम देश के नागरिक को लिबर्टी दे रहे हैं, इस बात की छूट दे रहे हैं कि जो भी आप सोचना चाहें सोच सकते हैं, एक्सप्रेस करना चाहें, बिलीफ जो चीज मानना चाहें, फेथ, वर्शिप जिसकी पूजा करना चाहें, ठीक है। अच्छा, जैसे इन्हीं चीजों को ये मैंने बताया, प्रेम्बल में कोई सब्सटेंटिव लॉ नहीं होता, खाली एक आइडिया होता है हम क्या पर्पस ऑब्जेक्टिव है, क्या आगे के जो कंटेंट्स है। जैसे आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हैं, उसमें पढ़ा होगा साहब राइट टू फ्रीडम, पढ़ाऊंगा मैं आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को व्यक्त करने की फ्रीडम, अपनी बात कहने की आजादी, ठीक है। आप में पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप कौन सा धर्म मानना चाहते हैं, कौन से धर्म को वर्शिप, तो ये सब चीज, ये सब की पूरी आजादी है। जैसे मैं इसी में एक बात बताता हूं, सुनाओ कई लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन में बॉर्न होते हैं, लेकिन बाद में वो कोई और रिलीजन एडॉप्ट करे वॉलंटरली, कोई दबाव में नहीं आके अपनी इच्छा से, क्यों? इस बात की लिबर्टी है, हमें छूट है, हमें इस चीज की आजादी है कि हम जिसको वर्शिप करना चाहें, जिसको फेथ, जिसको मानना चाहें, हम चेंज, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम रिलीजन चेंज नहीं कर सकते थे। हाँ, फोर्सफुली को रिलीजन चेंज करवाता है या डरा के, धमका के, लालच देके, वो गलत है, इलीगल है। लेकिन कोई वॉलंटरली अपना रिलीजन चेंज कर, सुनो कितने लोग बाय बर्थ हिंदू हैं लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया या इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, या उल्टा भी इस्लाम मुस्लिम थे हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया, व्हाटएवर, इट मींस एकदम अलाउड है, क्योंकि लिबर्टी है, लॉ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, जिसको मानना चाहें, फेथ, आप जो एक्सप्रेस। अच्छा, एक मूवी में एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, इज एक्सप्रेसिंग इज आइडियाज और नॉट। एक
मीडिया पर्सन अखबार में कोई चीज सुना, एडिटोरियल लिखता है, उसके एनालिसिस करता है, एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज, ठीक है। ये सारी चीज, आप किस चीज को मानना चाहते हैं, कौन से धर्म को मानना चाहते हैं, ठीक है, किस चीज की पूजा करना चाहते हैं। सुनो, एक ही धर्म के लोग अलग अलग चीज को, कोई किसी को गुरु मानता है, कोई किसी को गुरु मानता है, पूरी लिबर्टी है। ये सब चीजें इसीलिए हो रही है बिकॉज हमारे देश का संविधान अलाउ करता है टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन व्हाट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ की, लिबर्टी किसी की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। और क्या, इक्वलिटी, इक्वलिटी किस चीज की, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बराबरी किस चीज का, स्टेटस, सबको बराबर नजर से देखा जाए और बराबर का मौका दिया जाए। इसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों के यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इक्वलिटी कहां होती है, सुना है रिजर्वेशन है, कम नंबर वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। एक्चुअली क्या है, इक्वलिटी, ये सब चीजें आगे आएंगी, मैं बताऊंगा, इसी टॉपिक में आएगा। इक्वलिटी का एक्चुअली सही मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। वो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सेम लॉ फॉर एवरीवन, नो, गलत। इक्वलिटी का सही मतलब होता है सेम लॉ फॉर एवरीवन हु आर सेम, बट सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल्स, बट सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल्स। जो अनइक्वल है उन पे सेम लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज रियल राइट मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वलिटी। सेम लॉ शुड अप्लाई ऑन द पीपल हु आर इक्वल्स, बट सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल। जो अनइक्वल है उन पे अब सेम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन्स कह सकते हैं कि समाज के कुछ लोग, कुछ कैटेगरी के लोग, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, वो पिछड़ गए और उसे अपने कारण है, हिस्टोरिकल रीजन से क्यों ऐसा हुआ। तो हम मानकर सब वो जनरल कैटेगरी के इक्वल नहीं है, मतलब वो पिछड़ गए हैं, उनको समाज ने दबा दिया है। तो वो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसके साथ इक्वल है ही नहीं है, तो वो उनके अनइक्वल हैं। तो इसलिए उनको रिजर्वेशन देके हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, या अदर बेनिफिट उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समझना है, क्योंकि देख क्या होता है, इतना सिंपल लॉ नहीं है कि भाई एक लाइन बोले इक्वलिटी, सेम लॉ फॉर एवरीवन। नो, सेम लॉ फॉर एवरीवन हु आर इक्वल्स, जो आपस में इक्वल है, बट सेम लॉ शुड नॉट बी ऑन द एवरीवन हु आर अनइक्वल, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जिनकी परिस्थिति, कई बार हम नहीं बोलते आम कि भैया एक बंदा है जो बोलते हैं, अच्छा अखबारों में देखते हो कई बार न्यूज छपती है कि भाई एक रिक्शे वाले के बेटे ने या बेटी ने आईएएस के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। लेकिन जितने आईएएस के एग्जाम अगर कोई बहुत पैसे वाले का बच्चा क्वालिफाई करता है, क्या ये न्यूज बनती है? क्यों न्यूज नहीं बनती? क्योंकि वो उसने भी तो आईएएस सेम एग्जाम क्वालिफाई किए, मतलब उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक हम बोलते हैं कि साहब वो अनइक्वल था, कि रिक्शे वाले का बच्चा है साहब, उसके अंदर पैसे की दिक्कत थी और फैसिलिटी की दिक्कत थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। जब रिक्शे वाला है तो उसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें दिक्कत, उसके बाद भी तो ये हाईलाइट होता है कि वो अनइक्वल था। फिर भी देखो और लोग, तो आइडिया क्या है, उसको क्यों हाईलाइट, क्यों हर जगह देखते इसकी चर्चा होती है। लेकिन जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंशियली हर तरीके से, वो कोई अच्छा करते तो इसकी वो बहुत चर्चा नहीं होती। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसकी वो चर्चा नहीं होती। कारण क्या है, वो तो वैसे ही समाज में आगे आए हुए हैं, तो उनके लिए आगे बढ़ना मतलब ऑब्वियस है। लेकिन जो समाज में बहुत पिछड़े हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट पर्सपेक्टिव, तो अपने आप चीज समझ, वैसे डिटेल में आगे आएगा। तो हमारे देश का समय इक्वलिटी ग्रांट करता है किसको, टू द सिटीजन, स्टेटस, सबको बराबर का ओहदा एंड बराबर का मौका, अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, इक्वलिटी को समझना कैसे, सेम लॉ फॉर द पीपल हु आर इक्वल्स, बट सेम लॉ शुड नॉट अप्लाई ऑन द पीपल हु आर अनइक्वल्स। एंड आगे हम बोलते हैं, एंड वी वांट टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड प्रमोट अमंग्स देम ऑल, सारे लोगों में क्या प्रमोट करना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी। क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें अगर आपस में भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति गुड फीलिंग है, तो क्या वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे? यस। तो उससे क्या, एक दूसरे की सबकी डिग्निटी में, कोई किसी के खिलाफ या उसको डिसग्रेस नहीं करेगा, या किसी को निगेटिव उसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, तो सब की डिग्निटी मेंटेन्ड है। अच्छा, उससे देश भी क्या यूनाइटेड रहेगा, क्या देश की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, देश टूटेगा नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक फैमिली है, एक फैमिली में मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें 3 ब्रदर्स की फैमिली, तीनों मैरिड है, तीनों की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं।
लेकिन आपस में भाईचारा रहते तो इकट्ठे, लेकिन भाईचारा सद्भाव नहीं, गुड फीलिंग नहीं है। और एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा साजिश करना, निगेटिव बोलना, आजकल बहुत कॉमन है, सब चीजें जानते हैं। क्या वो उसमें क्या कि सारे भाइयों की डिग्निटी मेंटेन है, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, कई बार रॉन्ग लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज, उल्टा सीधा, कई बार लोग फिजिकल हो जाते हैं, हाथ पैर भी उठा देते हैं, ठीक है, कभी और ज्यादा सीरियस। क्या हुआ? कुछ सबकी डिग्निटी इफेक्ट हो रही है, सबकी डिग्निटी पे बैड इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, क्या वो परिवार टूट जाता है? क्या वो इंटीग्रेटेड रहता है? वो डिसइंटीग्रेट। तो एक छोटे से परिवार एग्जाम्पल लिया। वैसे कंट्री इज अ बिग फैमिली। कंट्री में जितने भी लोग हैं, अगर उसमें फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, आपस में भाईचारा नहीं रहेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, तो क्या होगा? डिग्निटी, सब एक दूसरे अगेंस्ट, सुना कॉम्युनल राइट्स हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सद्भाव, गुड फीलिंग नहीं है। एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के निगेटिव फीलिंग है कि साहब वो दंगे कर देते हैं, फिर वो रिटेलिएट करते हैं, तो क्या होता है? कंट्री में डिग्निटी, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोगों के साथ गलत काम होते हैं, तो क्या सबकी डिग्निटी इफेक्ट हो रही है? कैसे देश टूट भी सकता है, कैसे कंट्री की इंटीग्रिटी इफेक्ट भी आ सकता है। तो ये सब बैड इफेक्ट ना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? फ्रेंड मतलब परिवार में प्यार होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो अपने परिवार ठीक चलेगा। तो वैसे ही कंट्री में हम पूरे कंट्री में क्या प्रमोट कराते हैं? सारे लोगों में फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जिससे क्या होगा कि सारे लोग एक दूसरे की डिग्निटी मेंटेन, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एंड इससे कंट्री भी यूनाइटेड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, एंड कंट्री आपको टूटेगा नहीं। दैट्स तो ओवरऑल मैं फिर से आपको पूरा रिपीट कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन आपका का जो प्रेम्बल है, व्हाट काइंड ऑफ इंडिया वी वांट टू मेक? सॉवरेन कंट्री, दैट इज इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड कंट्रीज। सोस्टिस, केयर फॉर ऑल, सबका ध्यान रखें, सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी मैंने बताया। सेकुलर, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, धर्मनिरपेक्ष, हिंदी बोलते धर्म, कोई भी धर्म का पक्ष नहीं लेना। नेक्स्ट, दैट इज द व्हाट वी कॉल द डेमोक्रेटिक, रूल ऑफ मेजोरिटी। रिपब्लिक, वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड पर्सन, एंड जो कि उस जिस दिन हमारे संविधान के थ्रू भी बिकेम रिपब्लिक, मैंने समझाया था। एंड व्हाट डू वांट टू सिक्योर टू आवर सिटीजंस? दैट इज द फर्स्ट जस्टिस, विच जस्टिस? सोशल, economic and political. Liberty, liberty of what? Thought, expression, belief, faith and worship. And the equality of state and authority. And what do you want to promote amongst all the citizens? Fraternity. जिससे कि the everyone respects the other and the country remains united. Country remains united. और एक बात मैंने बताई थी, socialist जो word है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुआ, एंड इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे, एंड वन ऑफ द चेंजेस वाज दैट सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका प्रीएम्बल मैंने आपको पढ़ाया कि साहब प्रीएम्बल, आज एक चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में कहने के लिए सिंपल भी होता है और कहने के लिए मुश्किल, क्योंकि एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक वर्ड, तो एक ही चीज ध्यान से पढ़ना है, एंड करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो दिक्कत भी है। तो इसके साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूं, और मैंने आज आपको पेपर का इंट्रोडक्शन दे दिया, सब लीगल एप्टीट्यूड लॉ, ये पेपर क्या है, इसका कंटेंट्स क्या है, एंड पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज कैरी करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने स्टार्ट किया, उसमें कुछ चीजें मैंने डिस्कस की। यही टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।